हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। इसके अंदर हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर राइट टू इक्वालिटी। तो इसका मतलब राइट टू इक्वालिटी के अंदर कौन कौन सी इन चारों में से चीजें आती हैं। तो हम पहली देखते हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन और रेस। तो कोई भी जो है स्टेट वो रिलीजन और रेस के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, तो ये आता है। सेकेंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कि कानून के सामने इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा सबको, ये भी सही है। तीसरा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये गलत है कि मतलब कि सेम काम के लिए सेम ही वो मेहनताना मिलेगा या सेम पे मिलेगी, ये गलत है। चौथा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट, ये भी सही है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्टेट में काम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, हमारे सही कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा और चौथा। हमारा आंसर क्या हो गया, डी, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ का। आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। तो इनमें से कौन लोग हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे इंडियन सिटीजन्स के, उन पे रोक लगा सकते हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या फिर नन ऑफ दिस। द रिस्ट्रिक्शंस हैव ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा आंसर क्या है, बी, पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है फंडामेंटल राइट्स पे। आगे चलते हैं अब हम। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन इंडिया इज अवेलेबल टू। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है कि हम कोई प्रॉब्लम होती है हमें तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, इस पे ये किन किन को अवेलेबल है। तो हम पहला है सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली, बी है ऑल पर्सन्स इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, तीसरा है एनी पर्सन फॉर इन्फोर्सिंग एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट कन्फर्ड ऑन ऑल पर्सन्स, या फिर डी है एन अग्रीव्ड इंडिविजुअल अलोन। हमारा आंसर क्या है, बी, ऑल पर्सन इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स। यानी अगर कोई किसी के भी फंडामेंटल राइट्स की अवहेलना करता है तो वो आदमी जा सकता है। ठीक है, ऐसा कोई भी आदमी जा सकता है। ठीक, आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डू नॉट एक्सप्लेन व्हाई द राइट्स इंक्लूडेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड फंडामेंटल। तो ये जो चार स्टेटमेंट दे रखे हैं इनमें से कौन सा है जो ये नहीं बताता है कि पार्ट 3 और जो पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर जो दिए हुए हैं राइट्स वो फंडामेंटल होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इन चारों स्टेटमेंट्स को। पहला है दे आर इक्वली अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड एलियंस। नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो ये एक तो ये हो गया, ये नहीं बताता है ऐसा कि ये फंडामेंटल है। ठीक है, और फिर दूसरा देखते हैं, दे आर सुपीरियर टू ऑर्डिनरी लॉ, ये ठीक है, तो ये बताता है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। तीसरा है दे आर फंडामेंटल फॉर गवर्निंग द कंट्री, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि फंडामेंटल है गवर्निंग कंट्री के लिए। और चौथा है दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ये भी गलत है क्योंकि वो एब्सोल्यूट है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सी। ये जो तीन चीजें हैं ये नहीं बताते हैं कि ये फंडामेंटल क्यों है राइट्स। ठीक है, आगे चलते हैं अब अपन। द फंडामेंटल राइट टू डैश हैज बीन डिलीटेड बाय डैश अमेंडमेंट एक्ट। तो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो डिलीट कर दिया गया है, कौन सा अमेंडमेंट से। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन है। फॉर्म एसोसिएशन, यानी कि फंडामेंटल राइट जो फॉर्म एसोसिएशन है वो डिलीट कर दिया गया है 44th अमेंडमेंट से। सेकंड है कि प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट जो है वो 44th अमेंडमेंट से डिलीट कर दिया गया है। तीसरा है अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो फंडामेंटल राइट है वो 42nd अमेंडमेंट से डिलीट कर दिया गया है। या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट है वो 42nd अमेंडमेंट से डिलीट कर दिया गया है। हमारा आंसर क्या है, बी। आपको याद होगा अपन ने पहले भी क्वेश्चन में मेंशन किया है कि जो प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट है वो हटा दिया गया है। वो कब हटाया था, 44th अमेंडमेंट एक्ट में हटाया था वो। ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट में। आगे चलते हैं अब हम। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स shall be employed to work in any factory or mine or engage in any other hazardous employment। तो कौन सा आर्टिकल कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि 14 साल से कम का कोई भी बच्चा ऐसे किसी भी फैक्ट्री या माइन में काम नहीं करेगा जिसमें उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो कौन सा आर्टिकल कहता है, चार ऑप्शन है, आर्टिकल 24, आर्टिकल 45, आर्टिकल 330 या फिर आर्टिकल 368। और आंसर क्या है, ए, आर्टिकल 24 कहता है ये चीज। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय। तो जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का जो सेपरेशन है वो किससे मिलता है।
वो सेपरेशन जुड़ता किससे है? तो बस 4 ऑप्शन है, प्रीएम्बल से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, 7 शेड्यूल से, या फिर जुडिशियल डिसीजन से। तो हमारा आंसर क्या है? बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो जुडिशरी को एग्जीक्यूट करने में काम आता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। Which articles of the Constitution envisages free and compulsory education of children under the up to the age of 14 years? तो कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि कहता है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी 14 साल से कम के बच्चों को? तो कौन सा कहता है ऐसा? ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, आर्टिकल 45, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 या फिर आर्टिकल 32। हमारा आंसर क्या है? ए, आर्टिकल 45 कहता है ये चीज। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जो स्टेट पॉलिसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल से डील करता है? ठीक है, तो बस 4 ऑप्शन है, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 या फिर पार्ट 2। हमारा आंसर क्या है? बी, पार्ट 4 करता है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से डील। आगे चलते हैं अब अपन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी? तो इन चारों में से कौन सा है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है स्टेट पॉलिसी का, यानी कि बाकी 3 है। ठीक है, अब इन चारों को देखते हैं अपन। पहला है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, कि जो न्यूट्रिशन का लेवल है स्टेट में उनको बढ़ाना, मतलब कि सारे जो बच्चे और जो लोग हैं वो भरपूर खाना मिले उनको, बच्चे और लोगों को भरपूर खाना मिले। दूसरा है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, कि एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें लोग। तीसरा है टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनका जो इकोनॉमिक है उनकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें। चौथा है टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में हम को सेपरेट करें दोनों को। ठीक है, हमारा आंसर क्या है? बी, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट नहीं होता है स्टेट पॉलिसी की। ठीक है, बाकी टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस और टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये तीनों पार्ट होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल के। खाली कौन सा नहीं होता है? टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।